तभी स्कूल बंद। मौसम विभाग के अनुसार आज कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन यूपी विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे की चर्चा जारी है। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि विपक्ष चर्चा में शामिल है और विजन से प्रदेश के विकास के अच्छे परिणाम आएंगे। मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि 2017 से 2025 तक के काम और 2025 से 47 के विकास के लक्ष्य बताए जा रहे हैं। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा विधायक पूजा पाल के संघर्ष और न्याय मिलने की बात कही। वहीं पूजा पाल ने अपने पति की हत्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद किया। ऐसा है, विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन अभी रात के लगभग 2:15 बज चुके हैं और उसके बाद भी आप देखिए कि विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यगण यहाँ पर सदन में उपस्थित हैं, परिचर्चा में पूरी तरीके से भाग ले रहे हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट के इस विधानसभा के मंथन से जो अमृत निकलेगा, उससे जो प्रदेश का विकास होगा, उसके बहुत अच्छे और सुखद परिणाम आगे आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से के कलंक से हटाने का काम किया है और प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की तरफ एक नई दिशा और नया आयाम देने का काम किया है, हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के परिप्रेक्ष्य में माननीय जोगी जी ने आज पूरे 24 घंटा का सत्र आयोजित किया है, जिसमें सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों का 2017 से लेकर 25 तक का जो कार्य है उसको प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं और 2025 से 2047 के बीच में मैंने कैसा उनका विभाग डेवलप करे इसके बारे में बता रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, वो सभी अपने अपने विजन को कि आने वाले दिनों में 2047 तक अपना उत्तर प्रदेश कैसा हो, हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े और देश के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे सर्वाधिक हो, इसके बारे में अपनी सदन के माध्यम से अपने वक्तव्य दे रहे हैं। एक पूजा पाल ने जो विषय उठाया सदन के अंदर, अब समझ लीजिए जिस समय शादी उसकी हुई थी, जो बता रही थी कि 8-10 दिन के अंदर ही, 8-10 दिन के बाद ही, 9 दिन के बाद हमारे पति की हत्या हो गई और करीब अतीक ने हत्या किया। जिस प्रकार वो सदन में बोल रही थी, जो चौका बर्तन करने के लिए घर में आई थी, लेकिन वह बेटी अपने उस समय से संघर्ष कर रही है और उस विधानसभा की जनता उसकी साथ दे रही। और न्याय कब मिला? जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई, तब न्याय मिला। तब उसने कहा कि ऐसे गुंडे बदमाशों को मिट्टी में मिलाने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय योगी जी ने किया है। मैंने अपना पति खोया है, जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। यूपी विधानसभा में श्री बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 पास हो गया है। अब मंदिर का संचालन 18 सदस्यों वाला न्यासी बोर्ड करेगा। सरकार ने धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप न करने की स्पष्ट गारंटी दी है। देखिए रिपोर्ट। श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन 2025 को सदन के पटल पर रखता हूँ। माननीय आपके अनुज्ञा से सतर्कता विभाग 4 का लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश 23 ब्रैकेट में स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित यूपी विधानसभा में पेश होने के बाद श्री बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 ध्वनि मत से पास भी हो गया। अब ये समझना जरूरी है कि विधेयक पास होने से क्या होगा, न्यासी बोर्ड का गठन कैसे होगा, किसके हाथ में होगी न्यास की कमान। विधेयक में न्यासी बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत न्यासियों की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है।
न्यास का संचालन 18 सदस्यों वाला न्यासी बोर्ड करेगा। न्यासी बोर्ड में 11 मनोनीत सदस्य होंगे और 7 पदेन सदस्य होंगे। मनोनीत सदस्यों में 3 वैष्णव परंपरा से, 3 अन्य सनातन परंपराओं से, 3 विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति और 2 गोस्वामी परंपरा से होंगे। 7 पदेन सदस्यों में जिला अधिकारी, मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त शामिल होंगे, जबकि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ, धर्मार्थ कार्य विभाग के एक अधिकारी, श्री बांके बिहारी ट्रस्ट के सीईओ और राज्य सरकार एक पदेन सदस्य को नामित करेगी। मनोनीत न्यासियों का कार्यकाल 3 साल का होगा। दोबारा नियुक्ति अधिकतम 2 बार हो सकेगी। विधेयक में साफ तौर पर सरकार के कार्यक्षेत्र को भी बताया गया है। साथ ही साथ न्यास बोर्ड के अधिकार की लकीर भी खींची गई है। राज्य सरकार का दखल नहीं होगा। राज्य सरकार का मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यास को 20 लाख रुपए तक की चल अचल संपत्ति स्वयं खरीदने का अधिकार होगा। विधेयक के मुताबिक राज्य सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय पारदर्शिता और संसाधनों का जवाबदेह उपयोग सुनिश्चित करना होगा। सरकार ने कहा है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ा वर्ष 1947 में देश के विभाजन की वजह से जान गंवाने वालों को अपने मूल से उजड़ने वालों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया था। आज का दिन उन सभी लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने विभाजन की वजह से अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन की घोषणा उन सभी लोगों को याद करने के लिए भी की जिन्होंने राष्ट्र के विभाजन की वजह से अपनी जान गंवाई और अपने मूल से उजड़ गए। 14 अगस्त 1947 वो तारीख है जब भारत को काटकर बांट दिया गया था और भारत के भौगोलिक रूप से 3 टुकड़े कर दिए गए थे, जिनमें से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़ों को साथ लेकर धर्म के आधार पर एक नया देश बनाया गया, पाकिस्तान। लेकिन विभाजन के बाद कीमत चुकाई इस देश के करोड़ों मासूम लोगों ने। लाखों परिवारों के इन करोड़ों लोगों को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। महिलाओं और बेटियों से बलात्कार, लूटमार और नरसंहार की इस पूरी दास्तान को शब्दों में बयान कर पाना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। जब ये अभागे अपना सब कुछ गंवाकर भारत आए, लेकिन उस समय के भारत के नेताओं से इनको वो सहारा नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना चाहिए था। यहां तक कि समय के साथ धीरे धीरे इनके दर्द के बारे में बातें करना भी बहुत कम हो गया। परंतु पीएम मोदी ने वर्ष 2021 में लाल किले के प्राचीर से एक बड़ा निर्णय दिया। हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन सभी लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी जान गंवाई। पीएम मोदी ने इस दिन की घोषणा उन सभी लोगों को याद करने के लिए की थी जिन्होंने राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवा दी और अपने मूल से उजड़ गए। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। यह सच है कि समय के पहिए को वापस नहीं घुमाया जा सकता और विभाजन की विभीषिका के दंश को झेलने वाले लोगों और उनके वंशजों को उनके जन्म स्थान, उनकी संपत्ति वगैरह लौटा पाना असंभव है। परंतु हम उनके बारे में बातें कर उनके दुखों में कम से कम शामिल तो हो ही सकते हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम।
कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्र, मंत्री और आमजन शामिल हुए। सीएम ने देशभक्ति का संदेश दिया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देखिए रिपोर्ट। तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान हर भारतीय के मन में संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीयता, क्रांतिकारियों, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव को दर्शाता है। सीएम ने बुधवार को हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया है। राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों के बीच में मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया, फिर अपने आवास से यात्रा को रवाना किया। सीएम ने तिरंगा यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा बड़ी संख्या में शामिल हुए स्कूली छात्रों के साथ सेल्फी भी ली। इस यात्रा में सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए और पूरा वातावरण वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा। हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का भी और हमारे सैनिकों के भी सम्मान का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम को, भारत की सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, उनके संकल्प के साथ जुड़ करके 2047 का जो एक विराट लक्ष्य हम सबके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का दिया है। उस विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा और अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने युवाओं का अभिनंदन करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी प्रेषित की हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के नेतृत्व में संगम से एनएसकी तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं व नागरिक शामिल हुए। यात्रा के दौरान देशभक्ति नारों से माहौल गूंज उठा। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि तिरंगा हमारी अस्मिता, बलिदान और एकता का प्रतीक है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर व संस्था में तिरंगा फहराने की अपील की। हमने अपने घर पे भी तिरंगा लहराया, तिरंगा लगाया और यहाँ देख रहे हैं कि आप सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या के बीच में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। लगभग 2-3 किलोमीटर हम लोग चल करके आज की ये यात्रा निकली है। आगे चूंकि बहुत जाम लग रहा है, विधानसभा है, इसलिए हम और आगे यात्रा को न ले जाते हुए यहीं सबका धन्यवाद करते हुए मैं ये यात्रा पूरी करता हूँ। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। ये तिरंगा यात्रा गिरधरगंज कूड़ा घाट से गुरुंग चौराहे पर समाप्त हुआ। तिरंगा यात्रा में भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि हम इस देश के नागरिक हैं और यहीं पर जन्मे हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। हर नागरिक को इस आजादी के पर्व को उत्साह और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। स्वाभाविक है, हम सब इस देश के नागरिक, इसी देश की धरती पर पैदा हुए, यही के बीच में पलते हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। हर नागरिक को इस आजादी के पर्व को बहुत उत्साह उल्लास के साथ मनाना चाहिए था। कांग्रेस की रजीम में एक सरकारी कार्यक्रम बन गया था। 15 अगस्त और 26 जनवरी माने छुट्टी
और अधिकारियों को औपचारिकता भारतीय जनता पार्टी इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से, चाहे वो 15 अगस्त को या 26 जनवरी को, उसको जन जन में ले जाने का काम कर रही है। इसके पीछे कोई किसी प्रकार का कोई राजनीति नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत उन्नाव नगर में 151 मीटर लंबे तिरंगे के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में एनसीसी कैडेट, स्कूली छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिकों ने जोश और उत्साह से भाग लिया। यात्रा की शुरुआत वीर नारियों को समर्पित चित्रों और पर्यावरण संरक्षण की झांकियों से हुई। सदर विधायक पंकज गुप्ता के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में भारत माता की जय और देशभक्ति गीतों से माहौल गूंज उठा। पुलिस बल भी सुरक्षा और व्यवस्था में सक्रिय रहा। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि ये यात्रा राष्ट्रभक्ति और एकता का प्रतीक है। विमल द्विवेदी, यात्रा संचालक, विश्व हिंदू परिषद, ने बताया कि यह आयोजन अखंड भारत के संकल्प और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर लगातार कई वर्षों से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष पूरे भव्यता और दिव्यता के साथ इस वर्ष भी 151 मीटर तिरंगे के साथ हजारों हजार राष्ट्रभक्त, एनसीसी कैडेट, स्कूल के बच्चे, तमाम विद्यालय परिवार और राष्ट्र प्रेमी इस यात्रा में शामिल हैं। मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो पूरे देश में राष्ट्र प्रेम जगाने का कार्य किया है उनको भी और माननीय योगी जी को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हर युवा पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम जगाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी ने किया है। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं विराम। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। वाह, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। समाचारों का रुख करते हैं। प्रयागराज जिले के जसरा ब्लॉक में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तिरंगा झंडा बनाने में जुटी हैं। 15 अगस्त तक लाखों तिरंगे तैयार किए जाएंगे, जिससे महिलाओं को रोजगार भी मिला है। मिशन ब्लॉक प्रबंधक नमिता सिंह ने बताया कि 1 लाख तिरंगे बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं महिलाओं को सौंपी गई है। महिलाएं कहती हैं कि झंडे बनाकर वे न केवल स्वावलंबी बनी हैं, बल्कि देश के लिए योगदान देने का गर्व भी महसूस कर रही हैं। वे रोजाना 500 से 600 झंडे बनाकर 1000 रुपए से अधिक कमा रही हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। प्रयागराज में हमारे इस क्लस्टर में जसरा ब्लॉक में है, तो इसमें हमारे नारी शक्ति महिला संकुल स्त्री समिति के द्वारा 1 लाख का टारगेट मिला हुआ था। तो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी ब्लॉकों में सप्लाई दिया जा चुका है और महिलाएं अपना सिलाई कर भी रही हैं। और जैसा कि 2 रुपया सिलाई पर झंडा महिलाओं को दिया जा रहा है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का ये है कि हर घर झंडा का ये कार्यक्रम है, तो इसमें हमारे देश में भी एक नई उत्सव भी आई है कि हम अपना मना रहे हैं और बच्चों से लेकर बुढ़े तक भी दिल में खुशी हो रही है कि हम झंडे से अपने देश की स्वतंत्रता का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इससे आजीविका का भी मुख्य स्रोत हमारे महिलाओं को भी मिल रहा है कि उनको 2 पैसा इससे इनकम भी हो रहा है। हमको रोजगार सरकार दिए हैं, तो हर घर तिरंगा झंडा लगना है, तो हम महिलाएं हैं तो हम लोग सिलाई कर रहे हैं। सिलाई में अपने जैसे कि दिन भर में 500 झंडा सिल लेते हैं, तो अपना आजीविका हम लोग चला। में मकबरा मंदिर विवाद के बीच अब राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुलिस अधीक्षक से फोन पर तीखी बात करते हुए दिख रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर तंज कसा। जवाब में मुखलाल पाल ने कहा कि वह अहिल्याबाई होलकर के वंशज है और धर्म की रक्षा के लिए पद की नहीं जान देने को भी तैयार है। साथ ही समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ी कोई भी बात साबित हो जाए तो मुख्यमंत्री मुझे फांसी पर चढ़ा दे। विवाद के चलते तीसरे दिन भी भारी पुलिस बल तैनात है। मीडिया सहित किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं है और सभी रास्तों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू है। हिंदुस्तान में 90% मंदिर बनवाए थे, लेकिन अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं उनके पिताजी ने, वह उनके पुत्र हैं, उनके पिताजी ने अयोध्या में एक मंदिर तोड़वाने का काम किया था, राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था, और आज वो मुझको ट्वीट कर रहे हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कुर्सी का त्याग कर दिया था, तो मैं तो एक निमित्त मात्र जिलाध्यक्ष हूँ।
अपने धर्म, अपने सनातन के लिए जिलाध्यक्ष पद क्या है, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं अखिलेश जी को बताना चाहता हूँ कि वो मुझे ज्ञान न दें। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह अयोध्या पहुंची। दिल्ली की मस्जिद में सपा सांसद डिंपल यादव के अपमान पर उन्होंने कहा कि चाहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी कहे, लेकिन महिला होने के नाते डिंपल यादव को जरूर बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि डिंपल सांसद हैं, उनका अच्छा बैकग्राउंड है, फिर भी वो चुप रही। मैं महिला के अपमान पर इस तरह की हरकत की कड़ी निंदा करती हूं। इसके साथ ही बबीता सिंह ने महिलाओं को शिक्षित और जागरूक होने की अहमियत बताई ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सके और उनकी रक्षा कर सके। उनका मानना है कि जब महिलाएं शिक्षित और जागरूक होंगी तभी वे अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकेंगी। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और आपको अभी बता रही हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात छोड़िए, वो बहुत बढ़िया। डिंपल यादव, पहले तो वो महिला है, दूसरा वो सांसद है, तीसरा बैकग्राउंड उनकी बहुत मजबूत है। उसके बावजूद उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला अगर उनके लिए भी कुछ कहा गया। मैं इन शब्दों की बहुत घोर निंदा करती हूँ। महिला कोई भी हो, किसी भी संगठन की है, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, लेकिन अगर महिलाओं के अपमानित शब्द बोले जाते हैं तो मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। मैं इसका बिल्कुल किसी को कोई अधिकार नहीं है कि किसी महिला के बारे में कोई भी घटिया भाषा का प्रयोग करे। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त करवाएं। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर पुलिस बल को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने बुधवार को इस बाबत जारी निर्देश में कहा कि इस दौरान महत्वपूर्ण आयोजनों व कार्यक्रमों जैसे तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी, झांकी आदि को सूचीबद्ध कर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के लिए फोर्स की प्रभावी तैनाती की जाए। एंटी सैबोटाज चेकिंग के साथ सभी कार्यक्रम स्थलों पर प्रवेश एवं निकास द्वारों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाए। डीजीपी ने निर्देश दिया कि सभी जिलों के प्रवेश द्वारों और रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन के स्थान, शॉपिंग मॉल, होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, भीड़भाड़ वाले स्थानों एवं धार्मिक स्थलों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जाए। सभी सीसीटीवी क्रियाशील रहे। माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, ड्रोन एवं अन्य मानव रहित विमानों की उड़ानों पर सतर्क दृष्टि रखी जाए और इनकी उड़ान प्रतिबंधित करें। मेरठ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का असर साफ नजर आ रहा है। एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड मंडी मेरठ में इस बार चांदी के लड्डू, गोपाल, बांसुरी, ज्वेलरी और हाथ से बने झूले, पालने व पोशाकों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय महिलाएं भी इस पहल को बढ़ावा देते हुए जन्माष्टमी के लिए खुद हाथ से पालने और पोशाकें तैयार कर रही हैं। कारीगरों का मानना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे यहाँ हाथ से बनी हुई सारी सामग्री बनती है, क्योंकि हम लोग ना अपने स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हमने काफ़ी सारी लेडीज़ को नया काम दे रखा है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं मन की बात में कि अपने स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी को बढ़ावा दो। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने यहाँ बनवाते हैं, जिससे हमें भी अपने काम में आगे बढ़ने की मिलती है और हमारा जो साथ में काम करते हैं उनको भी रोज़गार मिलता है। और इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हमारे यहाँ चांदी के लड्डू गोपाल, बांसुरी और ये चांदी की पूरी ज्वेलरी हमने बनाई है। और गोल्ड में भी हम ऑर्डर से बना रहे हैं, जो भी चीज़ चाहिए फुल ज्वेलरी, जैसे हाथ के कड़े, गले की चैन, मुकुट और बांसुरी, ऑल द थिंग्स। बाजार में इस टाइम जन्माष्टमी लेके खासा चीज़ उपलब्ध है। उनके हार, श्रृंगार, माला और जैसे उनकी पोशाक होती है वो हाथ से बनी हुई ज़्यादा चीज़ चल रही है। इस बार हाथ से बनी हुई पोशाकें, हैंडवर्क आइटम, राजस्थानी आइटम, जयपुरी आइटम, ये सब चीज़ उपलब्ध है। इसका कारण हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसे कि वो अपने मन की बात में कहते हैं, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने से ये होगा हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा।
सब देशों के मुकाबले हमारा देश ही क्यों आगे बढ़े, हम और देशों क्यों चीज आत्मनिर्भर बने। खराब मौसम और बारिश के चलते आज लखनऊ के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। डीएम विशाख जी अय्यर के मुताबिक राज्य के कुछ हिस्सों में खराब मौसम और बारिश की स्थिति को देखते हुए लखनऊ में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि बृहस्पतिवार से मानसूनी पश्चिमी यूपी का रुख करेगी। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 19 अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। साथ ही 36 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा ब्रिज में जन्माष्टमी की तैयारियों के बीच ठाकुर जी की पोशाकों और मुकुटों की मांग बढ़ गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ओडीओपी के तहत मथुरा में सरकार ने पोशाक निर्माण को बढ़ावा दिया है, जिससे कई हिंदू मुस्लिम महिला पुरुष कारीगर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। कारीगर जटिल डिजाइनों वाली पोशाकें तैयार कर रहे हैं, जो न केवल देश बल्कि विदेशों में भी भेजी जा रही हैं। जिला उद्योग केंद्र व डूडा विभाग के सहयोग से महिला समूह बनाकर पोशाक तैयार कराई जा रही है, जिससे उन्हें आय का जरिया मिल रहा है। समाचारों में अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी कि यदि उसने यूक्रेन में जारी संघर्ष को नहीं रोका तो उसे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने साफ किया कि अगर रूस युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होता तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसमें टैरिफ और प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। ये बयान 15 अगस्त को अलास्का में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच होने वाली बैठक से पहले आया है। ट्रंप ने कहा कि यदि पहली बैठक सफल रहती है तो वो एक दूसरी बैठक का भी प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी शामिल होंगे। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।